सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट 13 में अपन पढ़ेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स आवर्त सारणी के समूह 16 के तत्वों का अध्ययन करेंगे। ग्रुप 16 एलिमेंट्स को एक नाम से और जानते हैं जिन्हें कहते हैं कैल्कोजेंस। कैल्कोजन कई जगह आपको ये चाल्कोजन के नाम से भी मिलेगा, तो स्पेलिंग देखिएगा, ये चाल्कोजन बोलो चाहे कैल्कोजन बोलो, ये तत्व समूह 16 से संबंधित ही हैं। कैल्कोजन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ग्रीक वर्ड में या ग्रीक भाषा में इसका अर्थ होता है ओर फॉर्मिंग, मतलब अयस्कों का निर्माण करने वाले। कैल्कोजन का शाब्दिक अर्थ जो ग्रीक भाषा में क्या होता है? अयस्कों का निर्माण करने वाले, मतलब प्रकृति में जो धातुओं के विभिन्न अयस्क पाए जाते हैं उनमें से ज़्यादातर अयस्क या तो ऑक्साइड के रूप में है या सल्फाइड के रूप में है। और अपन जानते हैं ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही तत्व किस समूह से संबंधित हैं? समूह 16 से संबंधित हैं। इसलिए ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में ज़्यादातर अयस्कों के होने के कारण ये मान लिया जाता है कि ज़्यादातर अयस्कों का निर्माण इस समूह के तत्वों के द्वारा करा जाता है। तो ये अयस्कों के निर्माण करने वाले हो गए, मतलब ये कैल्कोजन हो गए, तो इन्हें कैल्कोजेंस भी कहा जाता है। अब इस समूह में तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये तत्व हैं, इनको समूह 16 में शामिल किया गया है। अब इनके परमाणु क्रमांकों की अपन बात करें तो अगर आपको सिर्फ ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पता है, बाकियों का ध्यान नहीं है, लेकिन आपको ये क्रम पता है ऊपर से नीचे तक, तो आप परमाणु क्रमांक आसानी से बता सकते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। ठीक है। सल्फर का और ऑक्सीजन में अंतर है यहाँ पे 8 का, तो सल्फर का हो गया 16, 8 का अंतर है कि नहीं। फिर सल्फर और सेलेनियम के मध्य अंतर है 32 का, सॉरी 18 का, 18 का, तो सेलेनियम कितना हो गया? 34। और सेलेनियम और टेलुरियम के मध्य भी अंतर होता है 18 का, तो ये हो गया 52। और यहाँ टेलुरियम और पोलोनियम के मध्य अंतर होता है 32 का, तो ये हो गया 84। तो देखिए ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो 8, 18, 18, 32 ये अंतर है। ये अंतर आप देखते चले जाओ, परमाणु क्रमांक आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, इन तत्वों को समूह 16 में शामिल किया गया है। इनको कैल्कोजन अपन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए इनके सामान्य गुणों की बात करें। सामान्य गुण, सामान्य गुणों में अगर अपन सबसे पहले देखें उपलब्धता, कि ये तत्व अपने को उपलब्ध कहां से होते हैं। सबसे पहले देखें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जीवन के लिए भी, ऑक्सीजन गैस के रूप में। अगर वायुमंडल की बात करें तो अपने वायुमंडल में लगभग 21% भाग है वो ऑक्सीजन गैस का है, ऑक्सीजन गैस के रूप में है। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन है वो लगभग 21% होता है। तो मतलब नाइट्रोजन के बाद सेकंड लार्जेस्ट जो
तत्व है वायुमंडल में वो क्या है, ऑक्सीजन गैस। सेकंड नंबर आता है इसका। लेकिन अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें, भूपर पट्टी की बात करें, अर्थ क्रस्ट मतलब जमीन की बात करें, तो भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। तो भूपर पट्टी में क्या है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। ये बहुत बार कंपटीशंस में भी पूछा गया है। कितना है, अगर अपन द्रव्यमान के प्रतिशत की बात करें तो भूपर पट्टी के द्रव्यमान का लगभग 46.6% भाग ऑक्सीजन का है। 46.6% भाग है पूरे भूपर पट्टी का, वो अकेला किसका है, ऑक्सीजन का है। तो देखिए कितनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है वो भूपर पट्टी में पाई जाती है। ऑक्सीजन के दो अपर रूप हैं, एक ऑक्सीजन गैस के रूप में और दूसरा ओजोन गैस के रूप में। अभी अपन यहां वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे थे, दूसरा जो अपर रूप इसका ओजोन है। अपन जानते हैं कि जो ओजोनोस्फीयर होता है, ओजोन मंडल होता है, उसमें ऑक्सीजन तत्व ओजोन के रूप में पाया जाता है, जो सूर्य से पृथ्वी की तरफ आने वाली जो पैराबैंगनी विकिरणें हैं उनको पृथ्वी तक आने से रोकता है और पृथ्वी पर जीवन को बचाता है। तो ये जो ओजोन की परत है ये अपने लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। तो इस रूप में भी ये पाया जाता है। और देखिए बहुत सारे ऐसे खनिज हैं, लवण हैं, जो जिनमें ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। वो देखिए कौन कौन से हैं, कार्बोनेट्स। कार्बोनेट आयन का सूत्र क्या होता है, CO3 2-। सल्फेट्स, सल्फेट्स का सूत्र क्या होता है, SO4 2-। नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स का सूत्र या नाइट्रेट आयन का सूत्र क्या है, NO3-। तो विभिन्न लवण हैं, उनमें भी कार्बोनेट्स में, सल्फेट्स में, नाइट्रेट्स में, बोरेट्स में, फास्फेट्स में, फास्फेट्स PO4 3-, इन सब में देखिए क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व हो गया इन लवणों के लिए। तो इन देखिए लवणों में या इन खनिजों में भी ऑक्सीजन है वो तत्व पाया जाता है। तो ये है ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट देखिए सल्फर। सल्फर तत्व भूपर पट्टी में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। सल्फर सल्फर है वो भूपर पट्टी में लगभग 0.03% से 1% तक होता है, इतनी मात्रा होती है इसकी, जबकि ऑक्सीजन की है 46.6%। अब इतनी प्रतिशत ये मात्रा है, ये किस रूप में पाई जाती है, तो इसका रूप देखिए। अगर अपन इसमें कुछ उदाहरण लें खनिजों के, और ये जो अपन उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पर, ये उदाहरण के सूत्र वगैरह हैं, ये बार बार में काम में आते हैं। जब अपन मेटलर्जी पढ़ते हैं वहाँ भी काम में आएंगे। ये एक तरह से जनरल साइंस के क्वेश्चन भी हैं, और ये विभिन्न RPSC, नीट, IIT एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O। कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 H2O के अणु हैं, वो क्रिस्टलीय जल के अणु के रूप में पाया जाता है जिप्सम। इप्सम देखें, इप्सम होता है MgSO4 7H2O, ये इप्सम होता है। बेराइड्स, बेराइड्स होता है BaSO4, ये बेराइड्स है। तो ये तो देखिए क्या है, लवण है। विभिन्न धातु हैं, जैसे अपन ने अभी बात करी, कैल्कोजन बोलते हैं इन तत्वों को, क्योंकि ज़्यादातर धातु हैं वो उनके अयस्क
ऑक्साइड या सल्फाइड्स के रूप में हैं। तो सल्फाइड अयस्कों की अगर अपन बात करें, सल्फाइड अयस्क कौन कौन से हैं? सल्फाइड अयस्क जैसे कॉपर पायरिटीज, मतलब इसका सूत्र है CuFeS2, कॉपर पायरिटीज है। गैलेना, गैलेना का सूत्र है PbS, ये लेड का सल्फाइड अयस्क है। सिनेबार, सिनेबार Gs मरकरी का सल्फाइड अयस्क है। आयरन पायरिटीज FeS2, ये लोहे का अयस्क है। तो ये देखिए आपके सामने कुछ धातुओं के अयस्क हैं जो सल्फाइडों के रूप में हैं। और भी बहुत सारी धातुओं के अयस्क हैं वो सल्फाइडों के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन अपन ने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं। अब अपन देखिए जीव जंतुओं में देखें, जैसे अपने शरीर में देखें या जंतुओं के शरीर में देखें, तो सल्फर है वो कहाँ कहाँ है? प्रोटीन, बाल, नाखून, अंडा, इनमें सल्फर पाया जाता है अपने शरीर में। वनस्पतियों में अगर अपन देखें तो लहसुन, प्याज, सरसों, इनमें सल्फर के यौगिक पाए जाते हैं। तो देखिए आप लहसुन में, प्याज में, सरसों में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। प्याज में भी होती है, लहसुन में भी होती है, सरसों में भी होती है। वो विशेष प्रकार की गंध है, वो सल्फर यौगिकों के कारण होती है। तो देखिए ये इनमें सल्फर है वो पाया जाता है। तो ये है सल्फर। नेक्स्ट तत्व देखिएगा, प्रकृति में ऑक्सीजन और सल्फर है, इन्हीं की मात्रा बाकी तत्वों से ज़्यादा है। अपने समूह के तत्वों से अगर अपन तुलना करें, सेलेनियम और टेलुरियम की अगर अपन बात करें तो ये सल्फाइड अयस्कों में पाए जाते हैं। सल्फाइड अयस्कों में पाए जाते हैं। और किस रूप में पाए जाते हैं? सल्फाइड अयस्कों में ये टेल्यूराइड और सेलेनाइड के रूप में पाए जाते हैं। सेलेनाइड व टेल्यूराइड के रूप में ये पाए जाते हैं, मात्रा इनकी कम होती है। पोलोनियम की अगर अपन बात करें, पोलोनियम, तो देखिए पोलोनियम की मात्रा तो बहुत कम होती है, 0.003% होती है, बहुत कम मात्रा होती है। और इसका निर्माण यूरेनियम है, थ्योरियम है के अपघटन से भी होता है। जो अपन रेडियो सक्रिय विघटन विक्रियाएं देखते हैं यूरेनियम की, थ्योरियम की, तो उनके विघटन से या अपघटन से पोलोनियम का निर्माण यहाँ पर होता है। तो देखिए ये है आपके सामने उपलब्धता इन तत्वों की। अब देखिए अपन देखें इनके सामान्य गुण। सामान्य गुणों में कुछ सामान्य सी बातें पढ़ेंगे। सामान्य गुण ही चल रहे हैं वैसे। दूसरा गुण देख रहे हैं। दूसरा गुण है इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समूह 16 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP4। मतलब इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षकों में भरा जाता है और इनके संयोजी कोष, मतलब ये संयोजी कोष है, संयोजी कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है?
6 है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन s कक्षकों में है, s कक्षक में है, और 4 इलेक्ट्रॉन है वो p कक्षकों में है। अब ये जो n है, ये n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है, क्वांटम संख्या। और इससे अपने को क्या जानकारी मिलेगी इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में? यह किसी तत्व के लिए जब अपन n का मान लिखेंगे तो उस तत्व के लिए n का जो मान होगा वह उसका संयोजी कोष होगा, अंतिम कोष होगा, संयोजी कोष। और n क्या दर्शाता है? n दर्शाता है उस तत्व की आवर्त संख्या को। तो आपको अगर ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है इस समूह के लिए, तो आपको किसी भी तत्व के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर तत्वों की स्थिति का पता है और इनके आवर्त संख्या का मान पता है, तो वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में n की जगह आवर्त संख्या लिख दो, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन है, इसके लिए आवर्त संख्या का मान होता है 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2s2 2p4। ऑक्सीजन दूसरे आवर्त में पाया जाता है, तो n का मान क्या हो गया? 2, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2s2 2p4। सल्फर का आवर्त संख्या 3, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3s2 3p4। वैसे ही सेलेनियम के लिए 4s2 4p4, टेलुरियम के लिए 5s2 5p4 और पोलोनियम के लिए 6s2 6p4। बड़ा इजी है, सामान्य से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np4, n आवर्त संख्या, तत्व की आवर्त संख्या का आपको अगर पता है तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो ये है इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपन संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक खास बात देखिए, संयोजी कोष ns और यहाँ मैं बना रहा हूँ np। s में एक कक्षक होता है और p में 3 कक्षक होते हैं। s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो गया। p में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 और 4 इस तरह से भर दिए। ठीक है ना? तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यहाँ जो 6 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में, उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो युग्मों के रूप में उपस्थित हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ही ऐसे हैं जो अयुग्मित हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे अपन विभिन्न गुणों में इसका उपयोग करेंगे। क्लियर? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट इसका जो सामान्य गुण अपन देख रहे हैं वो है परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या C। देखिए, अपन जानते हैं परमाणुविक त्रिज्या है कोषों की संख्या बढ़ने से परमाणुविक त्रिज्या का मान लगातार बढ़ता है, और अपन जानते हैं ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोष लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका संयोजी कोष दूसरा, सल्फर में संयोजी कोष तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से है। तो कोष बढ़ने से परमाणुविक त्रिज्या बढ़ती है। तो परमाणुविक त्रिज्या का जो क्रम है वो देखिए क्या है। ऑक्सीजन से बड़ा है सल्फर, सल्फर से बड़ा सेलेनियम, फिर उससे बड़ा टेलुरियम और सबसे बड़ा पोलोनियम। अब देखिए, मैंने ये इस तरह से निशान लगाए हुए हैं, यहाँ पे मैंने डबल निशान लगाया है। कारण क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसका आकार सल्फर से बहुत ज़्यादा छोटा है। मतलब सेलेनियम से सल्फर गए तो आकार घटा, लेकिन सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ गए तो आकार बहुत ज़्यादा घटा। कारण क्या है इसका? ऑक्सीजन का बहुत छोटा होने का कारण क्या है? 2 कारण है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑक्सीजन के छोटे आकार के पीछे 2 कारण हैं। फर्स्ट, उच्च आवेश घनत्व, और उच्च आवेश घनत्व क्यों हुआ? क्योंकि इसमें रिक्त डी कक्षक नहीं है, रिक्त डी कक्षकों की अनुपलब्धता।
रिक्त डी कक्षक नहीं है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन में अपन ने देखा था, ऑक्सीजन के लिए देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 2s2 2p4, और सल्फर के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 3s2 3p4। सल्फर में संयोजी कोष तीसरा है और तीसरे में डी कक्षक भी पाए जाते हैं जो यहाँ पर रिक्त पड़े हैं। ऑक्सीजन में संयोजी कोष दूसरा है और दूसरे में सिर्फ s और p कक्षक ही होते हैं, डी कक्षक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए आपके पास कितने कक्षक हैं, 3 तो p वाले, एक s वाला, 4 कक्षक है। और यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन तो 4 ही हैं, लेकिन कक्षक कितने हो गए, 5 तो d वाले, 3 ही हो गए 8, और एक ये 9 कक्षक उपलब्ध हो गए। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व घट गया, आवेश घनत्व घट गया, है क्या नहीं। और इलेक्ट्रॉन है वो फैल गए, नाभिक से दूर चले गए, तो आकर्षण बल कम लग गया, और आकर्षण बल कम लगेगा नाभिक का तो आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। और ऑक्सीजन में जो नाभिक का आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा तो आकार है वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये है परमाणुविक त्रिज्या। नेक्स्ट गुण अपन देखते हैं इसका, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा अपन पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़ चुके हैं, और नाइट्रोजन 15 समूह जो अपन ने देखा उसमें ही पढ़ा। आयनन ऊर्जा क्या होती है, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है। अब देखो समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, आयनन ऊर्जा घटती है। कारण, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जिसको अपने को निकालना है उसकी नाभिक से दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ने से नाभिक का उस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कम लगेगा, आकर्षण बल कम लगेगा तो उसको निकालना आसान हो जाएगा, कम ऊर्जा खर्च होगी, तो आयनन ऊर्जा कम हो गई कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा किसकी है, ऑक्सीजन की है। ठीक है, ऊपर से नीचे। अब यहाँ पर एक चीज़ है, देखिए आवर्त सारणी में अगर अपन सामान्य बात करें तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणुविक त्रिज्या घटती है, और परमाणुविक त्रिज्या घटने से आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। तो इससे क्या होगा कि समूह 16 के तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान समूह 15 के तत्वों की आयनन ऊर्जा से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा से ज्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होता है, प्रथम आयनन ऊर्जा की बात कर रहे हैं, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। प्रथम आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होता है कि नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, होनी चाहिए ऑक्सीजन की। कारण क्या है, देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s2 2p3 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s2 2p4। यहां देखिए आप, नाइट्रोजन के संयोजी कोश में ये जो p कक्षक हैं ये क्या हैं, अर्धपूरित हैं। और अपन जानते हैं कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आंशिक रूप से पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादा स्थायी होने के कारण इसकी प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये तो अपन ने बगल वाले समूह के साथ तुलना कर ली, ऊपर से नीचे अपन ने देख लिया। तो ये है आयनन ऊर्जा। नेक्स्ट गुण है इसका इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी,
इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। मतलब किसी तत्व में अगर अपन इलेक्ट्रॉन जोड़ें और ऋणायन का निर्माण हो जाता है तो ऊर्जा निकलती है। इस निकलने वाली ऊर्जा को अपन क्या कह रहे हैं, ज्यादातर समय ये ऊर्जा निकलती है। कुछ तत्वों के लिए ऊर्जा का अवशोषण भी होता है। तो ये ऊर्जा, निकलने वाली ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है। इसको अगर मैं परिभाषित करूं तो किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निष्कासित होने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। अब परमाणु का आकार जितना ज्यादा छोटा होगा, बाह्यतम कोश है नाभिक के, उतना पास होगा, और उसमें जब इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो नाभिक का आकर्षण बल भी उस जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगा, और आकर्षण बल अगर ज्यादा हुआ तो निकलने वाली ऊर्जा भी ज्यादा होगी। तो अगर सामान्य बात करें तो समूह में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है तो जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जुड़ेगा, तो निकलने वाली ऊर्जा कम होती चली जाएगी। तो समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जो निकलने वाली ऊर्जा है जिसको अपने ऋणात्मक रूप में लिखते हैं, उसके ऋणात्मक मान घटते चले जाते हैं। सामान्य बात है। लेकिन यहां पर एक अपवाद है कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, मतलब सल्फर में जब इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो उससे निकलने वाली ऊर्जा का मान ऑक्सीजन में जब इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इससे निकलने वाली ऊर्जा से ज्यादा होता है। सल्फर की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा है, होनी चाहिए कम। क्या कारण है, देखिए, सल्फर की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के ऋणात्मक मान ऑक्सीजन से ज्यादा होते हैं। क्यों, ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, बहुत बार पूछा भी गया है। तो कारण देखिएगा, ऑक्सीजन है, उसमें क्या होता है, छोटा आकार, उच्च आवेश घनत्व और रिक्त डी कक्षकों की अनुपलब्धता। रिक्त डी कक्षकों की अनुपलब्धता। ये तीन चीजें इसके लिए उत्तरदायी हैं, तीन गुण हैं ऑक्सीजन के उत्तरदायी हैं। तो देखिए, इनके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने के कारण जब ऑक्सीजन के साथ अपन इलेक्ट्रॉन जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वह जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षण के कारण वो इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ नहीं पाएगा, और आसानी से जुड़ नहीं पाएगा तो उससे निकलने वाली ऊर्जा है वो भी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के जो ऑक्सीजन के मान है वो सल्फर से कम हो जाते हैं। सल्फर में देखिए क्या है, रिक्त डी कक्षक उपलब्ध हैं, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जगह काफी पड़ी है तो आसानी से जोड़ लेगा सल्फर। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्रम देखिए, सबसे ज्यादा सल्फर, फिर ऑक्सीजन है, फिर सेलेनियम, और सेलेनियम से कम टेलुरियम, और टेलुरियम से कम पोलोनियम। तो होना चाहिए था सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, लेकिन होता है सल्फर। तो ये क्रम है, ये ध्यान रखिएगा, कारण मैंने आपको अभी बताया है। तो ये है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। नेक्स्ट है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता क्या होती है, जैसे कोई दो तत्व हैं आपस में, दो परमाणु हैं आपस में, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसमें अगर किसी एक परमाणु की बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा है, मान लो ऑक्सीजन की बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जो ए है उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है, तो ए है वो बंध के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इस पर आंशिक ऋणावेश
और बी पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता कहते हैं। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता फ्लोरीन के बाद आवर्त सारणी में दूसरे नंबर पर है। आवर्त सारणी में दूसरे नंबर पर है। ये देखिए, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का मान होता है 4, ऑक्सीजन है उसकी विद्युत ऋणता का मान होता है 3.5। संपूर्ण आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व होता है फ्लोरीन और उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का। उच्च विद्युत ऋणता के कारण अपन बहुत से चैप्टर्स में या बहुत से यौगिकों में देखते हैं कि तत्व जब अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है तो वह यौगिक या तो फ्लोराइड के रूप में होता है या ऑक्साइड के रूप में होता है। देखिए, जैसे KMnO4 है, इसमें मैंगनीज है वो +7 है, तो देखिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ इसलिए +7 है। Cr2 K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसमें क्रोमियम +6 है। क्यों? देखिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं। V2O5 है, इसमें वेनेडियम +5 है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ना। ये तो जो ऑक्सीजन है ये देखिए मैग्नीज में से 7 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, वेनेडियम में से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए इसने, क्रोमियम है उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता का मान काफी उच्च होता है। आवर्त सारणी में फ्लोरीन के बाद इसी की विद्युत ऋणता होती है। तो और देखिए इसमें अगर अपन धात्विक गुणों की बात करें, धात्विक गुणों की बात करें, नेक्स्ट गुण है धात्विक गुण, तो ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, अधातु हैं। ऑक्सीजन और सल्फर अधातु होते हैं। सेलेनियम और टेलुरियम ये उपधातु होते हैं और जो पोलोनियम होता है वो धातु होता है। ये अधातु, उपधातु और पोलोनियम धातु। कहने का मतलब समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये थे समूह 16 के तत्व हैं या कैल्कोजन है, जिन्हें अपन चाल्कोजन्स भी बोलते हैं कई जगह, उनके सामान्य गुण। अब कुछ वीडियोज अपन समूह 16 के ही चलाएंगे, उसमें 16 समूह पढ़ेंगे, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इस समूह के तत्वों के विभिन्न यौगिक पढ़ेंगे, उनके उपयोग पढ़ेंगे। तो आप तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।